सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज का सेशन है वो कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड में जो आपके ऑडिटिंग के टॉपिक दे रखे हैं उनसे रिलेटेड आज का सेशन होने वाला है। इसलिए आज का सेशन बड़ा खास और महत्वपूर्ण है। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में आज के इस सेशन को शेयर कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो सेशन है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे और आप तैयारियों में जुटे रहें। तो तैयारियों का समय अपने पास बहुत ही कम बचा है। एक फास्ट रिवीजन के रूप में आज का सेशन है वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो निश्चित रूप से इस सेशन में जो जो ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए फटाफट मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो फटाफट आपको जवाब है वो देना है ना। तो आपका काम है सिर्फ आंसर देना कि भाई आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। एक तरीके से अपने आप को चेक करने का एक सही तरीका है वो होगा कि भाई किस तरीके से आप काम कर सकते हो। देखो ये आपके सामने आज का क्वेश्चन है। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है कि लाभ को वास्तविकता से कम दिखाने का उद्देश्य निम्न में से है ना। कई बार क्या होती है ऑडिटिंग की जो मेन टारगेट क्या है कि भाई ऑडिटर के द्वारा वो जांच करने का काम ही तो है कि ऑडिटर द्वारा जो खाते हैं उनकी जांच करने का। अब इसमें पूछा है कि भाई लाभ को वास्तविकता से कम दिखाने का उद्देश्य निम्न में से है ना। तो देखो प्रतिद्वंदियों को व्यापार की सही स्थिति से गुमराह करना है ना। वास्तविक स्थिति से गुमराह करने के लिए क्या लाभ कम दिखाया जाता है। जनहित के नाम पर सरकार से अनुदान व लाभ प्राप्त करने के लिए भाई है ना। जनहित के नाम पर सरकार से अनुदान है वो भी कम मिलता है जब लाभ कम दिखाया जाता है। घोषित लाभांश न करने के औचित्य बनाने के लिए है ना। लाभांश है वो घोषित नहीं करना चाहती है कंपनी या फर्म, अपने जो भी इन्वेस्टर उनको लाभांश नहीं देना चाहती है तो उसके लिए भी वो लाभों को कम दिखा सकती है क्या। तो देखो ऑडिटिंग के अनुसार ये सारे पॉइंट है वो सही है ना। व्यापार में क्या होते हैं प्रतिद्वंदी होते हैं तो कई बार क्या होता है प्रतिद्वंदियों को गुमराह करने के लिए उसको सही स्थिति नहीं दिखाने के लिए भी लाभ है वो कम दिखाए जाते हैं ताकि प्रतिद्वंदी सोचे कि भाई अपने जो कंपटीटर संस्था है वो लाभ प्राप्त नहीं कर रही है। तो एक तो ये भी सही है। एक कई बार क्या होता है कि लाभ इसलिए भी कम दिखाया जाता है ताकि सरकार से जनता के सहयोग से जनहित के लिए सरकार से अनुदान यानी सब्सिडी है वो प्राप्त की जा सके है ना। इसके अलावा लाभांश घोषित जो इन्वेस्टर है जिनको हर साल लाभांश देना पड़ता है तो अगर लाभांश होता कब है लाभांश लाभ में से देना पड़ता है तो अगर लाभ ही कम होगा तो लाभांश देने का उनको भाई लाभांश नहीं देना पड़ेगा तो इसलिए ये भी हो सकता है। तो इसके लिए उपयुक्त है वो सभी आपकी आंसर हो जाती हैं। तो डी है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है क्या होगा डी इसका सही आंसर होगा। तो लाभ को वास्तविकता से कम दिखाने के लिए उपरोक्त सभी। ठीक है बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये कम का था तो ये आपके सामने ज्यादा का क्वेश्चन है ना कि भाई लाभ को वास्तविकता से अधिक है ना। लाभ को वास्तविकता से अधिक दर्शाने का उद्देश्य नहीं है ना। ये पूछा लाभ को वास्तविकता से अधिक दर्शाने का उद्देश्य नहीं है। बताओ देखिए अपनी कुशलता को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए है ना तो अधिक दर्शाते हैं तो भाई अपनी कुशलता तो बढ़ चढ़ के होती है कि भाई इन्होंने क्या किया बहुत ही अच्छा काम किया। संस्था के प्रति सरकारी विश्वास पैदा करने के लिए अगर लाभ ज्यादा दिखाएंगे तो संस्था के प्रति क्या होगा भाई विश्वास पैदा होगा है ना। संस्था के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए है ना। अधिक अगर लाभ दिखाते हैं तो वहां पर काले धन को सफेद में बदलने के भी चांस होते हैं। जनहित के नाम पर सरकार से अनुदान और लाभ प्राप्त करने के लिए है ना। तो देखो ये सरकार
से जनहित के नाम पर जो राशि मिलेगी, जो अनुदान मिलेगा, वो कब मिलेगा? जब लाभ कम होगा। लाभ कम होगा तब मिलेगा, लाभ ज्यादा होगा तब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा अधिक दर्शाने का उद्देश्य क्या है? लाभ को वास्तविकता से अधिक दर्शाने का उद्देश्य नहीं है ना। तो देखो ये है अपनी कुशलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये अधिक दर्शाने का उद्देश्य है। सरकारी संस्था के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए, तो ये भी अधिक दर्शाने के लिए उद्देश्य है। काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए, तो ये भी अधिक दर्शाने के लिए है। लेकिन ये इसका आंसर होगा कि जनहित है ना, कि जनहित के नाम पर सरकार से अनुदान और लाभ प्राप्त करने के लिए। डी, ये कब होता है? सरकार से जो अनुदान मिलता है वो कब मिलता है? जब लाभ कम होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य नहीं पूछा, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है ना। इस नहीं पे अपने को विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा में क्या होता है कि जल्दबाजी में अपन नहीं को नहीं पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर है वो गलत दे देते। तो ये विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना है कि प्रश्न में क्या चीज अपने से पूछी जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने को उसका आंसर है वो देना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका आंसर। लाभ को वास्तविकता से कम दर्शाने का उद्देश्य नहीं है। फिर नहीं वाले नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लाभ को वास्तविकता से कम दर्शाने का उद्देश्य नहीं है। तो पहले तो है कौन कौन से, है ना? लाभांश न घोषित करने का औचित्य बनाने के लिए, है ना। तो ये तो कम घोषित करने का उद्देश्य है। जनहित के नाम पर सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए, ये भी है। संस्था के प्रति सरकारी विश्वास पैदा करने के लिए और प्रतिद्वंदियों को गुमराह करने के लिए, है ना। प्रतिद्वंदियों को गुमराह करने के लिए। तो देखो कम दर्शाने का उद्देश्य, तो ये तो है कि अगर लाभ कम होगा तो उनको लाभांश है वो कम देना पड़ेगा, लाभांश घोषित नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो कम के लिए। जनहित के नाम पर सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए, तो ये भी कम के लिए है कि भाई जनहित के नाम पर सरकार से क्या होता है? अनुदान प्राप्त किया जाता है ना। प्रतिद्वंदियों को गुमराह करने के लिए, प्रतिद्वंदी है उनको गुमराह करने के लिए, तो ये भी कम के लिए होता है। लेकिन ये सरकारी विश्वास है वो पैदा करने के लिए, ये अधिक के लिए काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा कि संस्था के प्रति सरकारी विश्वास पैदा करने के लिए। संस्था के प्रति सरकारी विश्वास है वो पैदा करने के लिए, है ना। तो उसके लिए ये काम किया जाता है। संस्था के प्रति सरकारी विश्वास पैदा करने के लिए लाभ को वास्तविकता से कम दर्शाया जाता है। ठीक है, बाकी ये तीनों है वो कम दर्शाने के लिए, ये तीनों है ये ज्यादा दर्शाने के लिए होगा और ये कम दर्शाने के लिए। इनका बेनिफिट कब होगा? जब अपन लाभ है वो कम दर्शाएंगे। इसका बेनिफिट कब होगा? जब लाभ ज्यादा दर्शाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ देखें क्या पूछा है कि आधुनिक समय में, क्या पूछा है? आधुनिक समय में लाभ को वास्तविकता से अधिक दर्शाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। आधुनिक समय में लाभ को अपने वास्तविकता से क्या करते हैं? अधिक दर्शाते हैं। तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा उसका उद्देश्य क्या है? अपनी कुशलता को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए, संस्था के प्रति सरकारी विश्वास पैदा करने के लिए, काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए और प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए। आधुनिक समय में पूछा है ना। तो वर्तमान समय में देखो अपनी कुशलता को बढ़ा चढ़ा के लिए तो करते ही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट ही वास्तविकता से अधिक दर्शाने वाले मिल रहे हैं। क्योंकि अपनी कुशलता को बढ़ा चढ़ा कर भी कब काम में लेते हैं? जब अपन लाभ ज्यादा दिखाते हैं। सरकारी संस्था, सरकारी जो संस्था है या सरकार है उसका संस्था के प्रति विश्वास कब होता है? जब लाभ ज्यादा होता है। काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए कब बढ़ाया जाता है? जब लाभ ज्यादा। और प्रतिद्वंदी को परास्त करने या गुमराह करने के लिए तो भी। लेकिन ये क्या एक शब्द दे दिया कि आधुनिक समय में, तो आधुनिक समय में क्या होता है कि काला धन होता है उसको सफेद धन में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो आधुनिक समय के प्रेफरेंस में अगर बात करें तो काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए
जो आपकी ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में चेंज करने के लिए भी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं वो अपने लाभ को ज्यादा दिखाती है। ठीक है, तो ये इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ, देखिए इसका आंसर, फटाफट आंसर बताओ, देखिए इसका क्या होगा। अंकेक्षण की जांच अनुसंधान की श्रेणी में आता है कब? बताओ, देखिए जो अंकेक्षण है, ऑडिटिंग है, अंकेक्षण की जांच अनुसंधान की श्रेणी में आता है, यानी रिसर्च की कैटेगरी में आता है जब एक वित्तीय वर्ष के किसी मद विशेष की पूर्णतः जांच की जाए, किसी विशेष उद्देश्य से किसी वित्तीय वर्ष के खातों की जांच की जाए, जांच एक से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए हो और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ, देखिए तो देखो, अनुसंधान के बारे में मैंने बताया था कि ऑडिटिंग और अनुसंधान, ऑडिटिंग अंकेक्षण होता है वो एक वित्तीय वर्ष से रिलेटेड होता है, जबकि अनुसंधान है वो एक से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए होता है। अनुसंधान में क्या होता है, किसी विशेष पर्टिकुलर जगह की रिसर्च की जाती है, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे वो बिक्री से रिलेटेड हो, चाहे कंपनियों की कार्य क्षमता से रिलेटेड हो, कि भाई ये कंपनी इस हिसाब से काम कर रही है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, और ये कंपनी इस हिसाब से काम कर रही है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो काम का भी अनुसंधान किया जा सकता है, कार्मिकों की कार्य क्षमता का अनुसंधान किया जा सकता है ना। तो अनुसंधान की श्रेणी में आता है तो वो कौन सा होगा, तो मैंने अंकेक्षण होता है वो एक वित्तीय वर्ष में हो जाता है, लेकिन अनुसंधान है किसी विशेष उद्देश्य के लिए और एक से अधिक अवधि के लिए किया जाता है ना। तो देखो, विशेष उद्देश्य तो इसमें भी है ना, पर इसमें एक वित्तीय वर्ष आ गया है ना, इसलिए इसका ये सुटेबल आंसर नहीं होगा। ये इसका आंसर होगा सी। क्या क्या कह रहा है कि जांच है वो आपके एक से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए होती है, तो वहां पर आपका क्या होगा, अनुसंधान माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अनुसंधान माना जाएगा। जांच है वो एक से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए होती है तो अनुसंधान होगा, और साथ में उद्देश्य भी क्या होगा, विशेष उद्देश्य होगा, विशेष काम के लिए अगर किया जाता है तो वो अनुसंधान की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर, जो कंटिन्यू ऑडिटिंग है, निरंतर अंकेक्षण है ना, निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी है किसके लिए, एक बैंक के लिए, एक कर व्यापारी के लिए, एक क्लब के लिए, एक स्कूल के लिए। बताओ, निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी है किसके लिए, किसके लिए उपयोगी है ना। तो निरंतर अंकेक्षण, ये तो छोटे छोटे हैं सारे सारे, बैंक है उनके लिए निरंतर अंकेक्षण जरूरी है। क्यों, क्योंकि बैंक में वित्तीय लेन देन काफी मात्रा में होते हैं, और जब अंतिम समय, जब खाते आप तैयार करने के बाद उनका अंकेक्षण करते हो तो समय लग जाता है, तो कंटिन्यू अगर उनकी ऑडिटिंग होती रहती है तो वो अधिक उपयोगी मानी जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक बैंक के लिए कंटिन्यू अंकेक्षण है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी माना गया है। ठीक है, बताओ, देखिए इसका आंसर, किसी साझेदारी फर्म के खातों के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है ना, किसी साझेदारी फर्म के खातों का अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है सांविधिक औपचारिकताएं पूरी करना, लाभ में वृद्धि करना, साख में वृद्धि करना, अशुद्धियों और कपटों की खोज करना, है ना। साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप में अगर बात करें तो ऑडिटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो किस लिए किए जाते हैं, तो सांविधिक औपचारिक, तो ये तो अपने इस आपसे ही जो पार्टनरशिप डीड है उसकी पालना करते हुए काम हो जाएगा। लाभों में वृद्धि है वो ऑडिटिंग करती नहीं है, साख में वृद्धि है वो करती नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, अशुद्धियों तथा कपटों को खोजना, है ना। अशुद्धियों और कपटों को खोजना, अशुद्धियों और कपटों की खोज करना है वो किस में आता है, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य आता है। ठीक है, अशुद्धियों तथा कपटों की खोज करना वो एक साझेदारी फर्म का जो ऑडिटिंग है, अंकेक्षण है,
उसका मुख्य उद्देश्य है वो माना गया। ठीक है, तो अशुद्धियों तथा कपटों को खोजना। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। बताओ, देखिए चालू अंकेक्षण है ना, करंट ऑडिटर, अंतरिम अंकेक्षण है, वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण है, आंतरिक अंकेक्षण है या नियमित अंकेक्षण। बताओ, देखिए चालू अंकेक्षण है यानी चालू से नाम में ही पता चल गया कि भाई कंटिन्यू है ना। कंटिन्यू अंकेक्षण में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि ये वर्ष पर्यंत चलता रहता है। क्या होता है, वर्ष पर्यंत, वर्ष पर्यंत चालू है ना। इसमें क्या होता है, चालू या इसका दूसरा नाम है लगातार अंकेक्षण है ना। लगातार अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षक और उनके कर्मचारी एक निश्चित अंतराल के दौरान या निश्चित अंतराल में वर्ष पर्यंत व्यवसाय के खातों का अंकेक्षण है वो करते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से अंकेक्षण होता है चालू अंकेक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा नियमित अंकेक्षण। क्या होगा, नियमित अंकेक्षण है ना। इसमें क्या होता है कि ये कंटिन्यू चलता रहता है, इसमें कंटिन्यू काम होता रहता है। जबकि जो आंतरिक अंकेक्षण होता है, आंतरिक अंकेक्षण, इसमें क्या होता है, एक संस्था के हिसाब किताब की समय समय पर जो वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी है उनकी जांच है या उनकी जांच की जाती है। तो वो कौन सा होता है, आपका आंतरिक यानी इंटरनल ऑडिट होता है ना। वैसे तो इंटरनल ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिट करते तो कर्मचारियों के मन में थोड़ा सा ये होता है कि हमारे काम की जांच की जा रही है। लेकिन फिर भी फर्म ने दे रखा है, कंपनी ने अधिनियम में दे रखा है कि इंटरनल ऑडिट भी एक पार्ट है, कि अगर अपन चाहें कि भाई खातों में शुद्धता रहे, कपट का कोई वहां पर मौका नहीं रहे, अशुद्धि कम हो, तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, आंतरिक अंकेक्षण वो करवा सकते हैं। ये मुख्य रूप से आंतरिक अंकेक्षण है वो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाए। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ, देखें कि कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण के क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा होता है, प्रबंध द्वारा, शासन द्वारा, विधान द्वारा, अंकेक्षण स्वयं के द्वारा। बताओ, कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण का निर्धारण किसके द्वारा होता है। जब नाम ही वैधानिक अंकेक्षण आ गया तो किसके तहत होगा, विधान के द्वारा। तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा कि भाई कंपनी अधिनियम, आपको पता ही है कि कंपनी अधिनियम 2013 है वो लागू है और वो वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही है। तो कंपनी के बारे में पूछा तो कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण है वो विधान के द्वारा होता है। ठीक है, कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण है वो कंपनी विधान के द्वारा होता है। ओके है, बढ़े आगे। बताओ, देखिए इसका आंसर। कानूनी अंकेक्षण किसके लिए आवश्यक है, एकल व्यापारी के लिए, लोक सीमित कंपनी के लिए, साझेदारी के लिए, एचयूएफ के लिए। कानूनी अंकेक्षण यानी लीगल ऑडिट है ना, वो किसके लिए, तो एकल व्यापारी के लिए भी जरूरी नहीं है, साझेदारी के लिए वैसे ही जरूरी नहीं है, एचयूएफ के लिए नहीं, जो आपकी कंपनी होगी उनके लिए ऑडिटिंग या अंकेक्षण का काम है वो जरूरी है। तो इसका आंसर होगा लोक सीमित कंपनी मान लो या कंपनी मान लो, उनके लिए अंकेक्षण है वो आवश्यक माना गया। बढ़े आगे। बताओ, देखिए इसका आंसर। अंकेक्षण जिसे अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात तैयार किया जाता है ना। अंकेक्षण जिसे अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है वो कौन सा अंकेक्षण है, सामयिक अंकेक्षण, सतत अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण या अनियमित अंकेक्षण। अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है।
अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात जो अंकेक्षण किया जाता है कौन सा बताओ, देखिए कौन सा है, फटाफट बताओ। वो होता है आपका सामयिक अंकेक्षण। क्या होगा? सामयिक अंकेक्षण। यानी ये अंतिम खाते हैं वो तैयार होने के बाद है वो इसको तैयार किया जाता है ना। इसका सामयिक अंकेक्षण है, इसको वार्षिक अंकेक्षण भी कहते हैं, वार्षिक अंकेक्षण है वो भी कहते हैं। इसके अलावा इसे अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं, अंतरिम नहीं, अंतिम। अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं। चाहे सामयिक अंकेक्षण कह दो, चाहे वार्षिक अंकेक्षण कह दो, चाहे अंतिम अंकेक्षण कह दो, है ना। ये अंकेक्षण है वो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, है ना, खाते तैयार होने के बाद किया जाता है ना। इसीलिए इसे वार्षिक अंकेक्षण भी कहते हैं, है ना, और अंतिम अंकेक्षण भी के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ओके, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर। किसके लिए अंकेक्षण है वो ऐच्छिक है? संयुक्त स्कंद कंपनी, धर्मार्थ ट्रस्ट, सहकारी समिति या साझेदारी? बताओ देखिए क्या इसका आंसर होगा, फटाफट बताओ। किसके लिए अंकेक्षण है वो ऐच्छिक है? कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके लिए अंकेक्षण ऑडिटिंग ऐच्छिक है? तो वो होगी आपकी साझेदारी फर्म। तो डी इसका आंसर होगा। साझेदारी फर्म के लिए क्या होता है? ऐच्छिक है, वो बताया गया है। साझेदारी फर्म के लिए क्या बताया गया है? ऐच्छिक है, वो बताया गया। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर। लेन देनों की विस्तृत एवं गहरी जांच किस अंकेक्षण में संभव है? चालू अंकेक्षण में, अंतिम अंकेक्षण में, निपुणता अंकेक्षण में, अंतरिम अंकेक्षण में? बताओ देखिए। चालू अंकेक्षण तो वो होता है जो वर्ष पर्यंत चलता रहता है। अंतिम अंकेक्षण कह दो या सामयिक अंकेक्षण कह दो या वार्षिक अंकेक्षण कह दो, जो अंतिम खाते हैं वो तैयार होने के बाद अंकेक्षण किया जाता है। निपुणता अंकेक्षण ये प्रबंधकों की कार्य क्षमता को जांच करने के लिए किया जाता है। और अंतरिम अंकेक्षण जो वर्ष के बीच में कभी भी किया जा सकता है वो आपका अंतरिम अंकेक्षण होता है। ठीक है, इसके अलावा ये कंफ्यूज मत होना, अंतिम, अंतरिम और आंतरिक, है ना। अंतिम, अंतरिम, अंतिम ये लास्ट है। अंतिम, अंतरिम और आंतरिक। अंतिम में क्या होता है? लास्ट, है ना। और अंतरिम में क्या होता है? इंटरनल, जो वर्ष के बीच में किया जाता है ना। और इसके बाद कौन सा आता है आपका? अंतिम, आंतरिक और आंतरिक, है ना। आंतरिक आता है। आंतरिक क्या आता है? कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं उन खातों की जांच करने के लिए कंपनी के कर्मचारी द्वारा ही ऑडिट किया था। और एक होता है सबसे महत्वपूर्ण सरकारी अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण, है ना। ये सरकारी अंकेक्षण है वो कौन करता है? सीएजी या एजी। अगर राज्य स्तर पर है तो ये करता है, ये राज्य स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और ये राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च अधिकारी है ना। ये होता है सरकारी अंकेक्षण, है ना। तो इसमें जितने भी जो सरकारी विभाग है, सरकारी कार्यालय है, उनके हिसाब किताब का अंकेक्षण कहता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। राज्य स्तर पर यह आपका ऑडिटर जनरल कहलाता है, अधिकारी यानी कहलाता महालेखाकार कहलाता है ना। अब इसमें धारा 140 में, है ना, धारा 140 है, उसमें आपके जो सीएजी है उसके अधिकार
कर्तव्य और दायित्व है वो निर्धारित है। ठीक है। और धारा 151 में जो सीएजी है वो अपनी रिपोर्ट है वो किसको देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। है ना, सीएजी है वो अपनी रिपोर्ट है वो किसको देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है 151 के तहत। है ना, और उसके बाद ये रिपोर्ट है वो संसद के दोनों पक्षों में रखी जाती है ना, दोनों पक्षों में रखी जाती है। और अगर एजी रिपोर्ट तैयार करता है तो वो किसको देगा, वो राज्यपाल को देगा। ठीक है, एजी अगर रिपोर्ट तैयार करता है तो वो राज्यपाल को देगा, सीएजी अगर रिपोर्ट तैयार करता है तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और उसी के अनुसार उनकी जांच होती है। तो इसमें क्या पूछा है कि लेन देनों की विस्तृत और गहरी जांच अंकेक्षण का कौन सा पार्ट है ना, तो लेन देनों की विस्तृत, क्योंकि उसमें विस्तृत में क्या होगा, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समय रहेगा, हम धीरे धीरे उन खातों की जांच कर सकते हैं। और वो काम कब होगा, आपका चालू अंकेक्षण में होगा। कंटिन्यू जो काम होगा उसमें आप कर सकते हो, यानी वर्ष पर्यंत है वो काम चलेगा कंटिन्यू ऑडिट में। है ना, तो चालू अंकेक्षण में क्या होगा कि आप खातों की गहनता से उनकी विस्तृत जांच, यानी पॉइंट टू पॉइंट है वो आप उनकी जांच कर सकते हो। है ना, अंतिम अंकेक्षण जो साल की समाप्ति के बाद होगा, निपुणता अंकेक्षण जो प्रबंधकों की कार्य क्षमता को जांच करने के लिए किया जाता है, अंतरिम ये होता है वर्ष के बीच में किया जाने वाला जो ऑडिटिंग है वो आपका अंतरिम अंकेक्षण होता है। कई बार क्या है, लाभांश का वितरण करना होता है, कई बार क्या है, व्यापार की वित्तीय स्थिति का आंकलन करना होता है, तो उस समय अंतरिम अंकेक्षण है वो करवाया जाता है। ठीक है, और एक होता है आपका सरकारी अंकेक्षण, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर कौन देगा, अभी मैंने बताया है तो इसका आंसर तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताओ। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा, न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, कानून द्वारा। तो अभी देखो मैंने बताया था सीएजी की नियुक्ति है, दो होते हैं, तो सीएजी इसकी तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और एक होता है एजी, है ना, जो राज्य स्तर पर होता है, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, तो ये अपने को सीएजी पूछा है तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ। देखिए निश्चित और अनिश्चित समय अंतरालों पर, है ना, निश्चित और अनिश्चित समय अंतर पर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब को जांच किस अंकेक्षण के अंतर्गत की जाती है, अंतिम अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, पूर्ण अंकेक्षण और निष्पत्ति अंकेक्षण। बताओ। देखिए है ना, कि निश्चित और अनिश्चित, यानी उसका कोई टाइम है वो निर्धारित नहीं है। निश्चित और अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में क्या है, बीच में, है ना, आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच कौन से अंकेक्षण आती है, तो ये अंतिम अंकेक्षण है, ये तो आपका सामयिक अंकेक्षण है ना, या वार्षिक अंकेक्षण है। तो ये कब होगा, ये होगा आपका वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, है ना। अंतरिम अंकेक्षण है, ये होता है ये। पूर्ण अंकेक्षण है वो कंप्लीटली, है ना, खातों की पूर्ण जांच करने के लिए कहता है पूर्ण अंकेक्षण। निष्पत्ति ये परफॉर्मेंस ऑडिटिंग, कि भाई प्रबंधकों ने कितना अच्छा काम किया। तो यहां पर अभी मैंने बताया था कि ये तीन शब्द ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, एक तो अंतिम, एक अंतरिम और एक आंतरिक, है ना।
अंतिम होता है जो समाप्ति पे कहता है, अंतरिम होता है जो बीच में कहता है, और आंतरिक होता है जो वर्ष के दौरान कंपनी के कर्मचारियों की जांच करने के लिए ऑडिटर है वो अंकेक्षण करता है ना। तो निश्चित और अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब को जांच करने के लिए ये अंतरिम अंकेक्षण माना जाता है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतरिम ऑडिटिंग, है ना। क्या होगा? अंतरिम ऑडिटिंग। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके अंकेक्षण के पार्ट है, इनको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, बताओ, देखिए इसका आंसर, है ना। वर्ष के मध्य में कराया गया अंकेक्षण कहलाता है अंतिम, निष्पत्ति, अंतरिम या आंशिक। अभी अपन ने चर्चा की थी, वो इसका आंसर है। अभी अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा की है कि भाई कौन सा होगा, वर्ष के मध्य में होता है तो वो अंतरिम अंकेक्षण है, वो होता है इंटरनल ऑडिट है, वो मानी जाती है ना। ठीक है, तो वर्ष के मध्य में होगा तो वो कौन सा होगा आपका, अंतरिम, है ना। अंतिम, अंतरिम और आंतरिक, इनमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना तीनों में, क्योंकि यही आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सरकारी ऑडिट है, वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था एक और छोटा सा शानदार सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद रहा होगा, ऐसी मैं आशा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि फटाफट सेशन है, रेपिडली, है ना, महामैराथन क्लासेज की तरह कि फटाफट अपने को आधे घंटे में जो जो क्वेश्चन पढ़ने हैं उनको फटाफट रिवीजन के रूप में अपन देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए जो भी साथी जिनको ये सेशन पसंद आया है, जरूर सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर कर दें, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट वीडियो है ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड आपको कंटेंट है वो मिलता रहे। इसी आशा विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।